दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सोई तो थी, लेकिन सुबह जब वह उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने अपने बदन पर हाथ फेरा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से निवस्त्र हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी नज़र जब साइड में चल रहे टीवी पर गई, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था, जिसमें वह पूरी तरह से नग्न थी और कोई व्यक्ति उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। तब ही रूम का गेट खुलता है और वह व्यक्ति अंदर आता है। जब वह महिला दरोगा उस व्यक्ति को देखती है तो वह शॉक रह जाती है। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस रात महिला दरोगा के साथ? एक दिल को दहला देने वाली और मन को झकझोर देने वाली एक सच्ची घटना लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हाय, आई एम साज चौधरी एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरी इन फॉर डॉट चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आए चलते हैं कहानी पर। उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा, जिसका नाम था सुनीता उपाध्याय, वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक 7 साल का बेटा। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ के 100 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वह अपने बेटे के साथ वहीं रहता था और सुनीता मुख्यालय में पुलिस के मुख्यालय में लखनऊ में ही रहती थी, जहां उसे एक क्वार्टर अलॉट किया गया था। बात 20 जनवरी 2016 की है, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस टीम रवाना होती है, जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ता है। इस लाठी चार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर थे, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थीं। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बिठाई जाती है। सुनीता उपाध्याय इस स्थिति में बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। उसी की मदद के लिए वह अपने थाने इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती हैं। कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा। 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राज़ी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वह वहां पर पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है, अंदर जाती है, देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। यह देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वह उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता पूछती है, सर, आपका मुझे कैसे बुलाना हुआ? कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी गिलास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में 80% लोग शराब ही पीते हैं। यह जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैग लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। कुलदीप उसे फ्रैंक करने की कोशिश करता है और पूछता है, आपके परिवार में कौन कौन है और वे क्या करते हैं? सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेला ही रहता है।
इस प्रकार दोनों की बातचीत का दौर शुरू होता है। सुनीता अब 3 पैक पी चुकी थी और वो पूरी तरह से नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी सकुचा जाती है। कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। सुनीता को समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया दे या कैसे मना करे, क्योंकि वह मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता जाता है और उसके करीब आता जाता है। सुनीता भी नशे में बहक जाती है। अब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। सुनीता इस समय पूरी तरह नशे में बेहोश थी। वो बेहोशी में ही कुलदीप का साथ दे रही थी। जब उसने सुबह उठकर अपने आप को निवस्त्र अवस्था में बेड पर पाया, उसे याद आने लगा रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर पछतावा होने लगा था। रात क्या क्या हुआ था। अगर वो होश में होती तो ऐसा कभी ना करती। लेकिन असली झटका तब लगने वाला था। सुनीता जब पलटकर देखती है तो दीवार पर एलईडी में उसी का वीडियो चल रहा होता है। जब वह वीडियो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वीडियो में वह खुद ही नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ रिलेशन बना रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी कुलदीप अंदर मुस्कुराता हुआ अंदर आता है। सुनीता कहती है, सर ये सब क्या है? आपने मेरे होश में न होने की वजह से आपने मेरा फ़ायदा उठाया और ऊपर से वीडियो भी बना लिया। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो मैंने बनाया इसलिए बनाया था कि जब भी मेरा मन करे मैं देख सकूं, इंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसका बॉस था। उसकी नौकरी भी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फ़ोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार उसका शोषण करने लगता है। वह बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। उस रात जब सुनीता कुलदीप के क्वार्टर में थी तो वह सुनीता से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर की अधिकारी से बात कर ली है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। अगर तुम वो शर्त पूरी कर देती हो, तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता कहती है, क्या मुझे पैसे देने होंगे? कुलदीप मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग तुम्हें पैसे खुद देंगे। तुम्हें वही करना है उन सब के साथ जो अब हम दोनों कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब कुलदीप गुस्से में कहता है, ज़्यादा नाटक मत कर। तू जैसों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चुपचाप कल शाम 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे पास पहुंच जाएगा। सुनीता को अब अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ बितानी पड़ती है और अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी इस अधिकारी के साथ, कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में कुलदीप यादव के केबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंक कर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया है, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई हूँ।
मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा, तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास क्या सबूत है, बल्कि मैं उल्टा तेरी वो वीडियो सबको दिखा दूंगा। अब थाने में सबको पता चलने लगा था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वह व्यक्ति सिपाही से पूछता है कि सुनीता जी कहाँ हैं। सिपाही आश्चर्य से पूछता है, आप कौन हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से कह कर गई थी कि वह अपने पति के पास जा रही हैं। अजय कहता है कि वह उसके पास नहीं आई हैं और उनका फ़ोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और अपनी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज करने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फ़ोन सर्विलांस पर डालती है और उसका आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वह सुनीता उपाध्याय ही है। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। उसके फ़ोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसने आत्महत्या क्यों की। इस केस को लेकर आत्महत्या की नज़र से पुलिस और बाकी इन्वेस्टिगेशन टीम आत्महत्या की नज़र से ही इस केस को देख रही थी। अजय बार बार थाने आता था। तभी एक दिन एक महिला अधिकारी अजय को बात करने के लिए बाहर लाती है और कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? तब वह महिला सिपाही पूरा वाक्य बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां दोनों की बहस और लड़ाई हुई थी। अजय के दिमाग की भी घंटी बजने लगती है और वह सोचता है कि सुनीता के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है और उसमें कुलदीप यादव का ही हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थाने का दरोगा था और उसका प्रभाव और ऊपर तक पकड़ थी, इसलिए पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने से कोई मदद नहीं मिली तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था, वो कानूनी दांवपेच जानता था। वो मीडिया में जाता है और मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों पर उसका ध्यान जाता है और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और सुनीता को फ़ोन आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साफ नज़र आता है जो वहां फ़ोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और ये वही समय था जब सुनीता के फ़ोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होता है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वो टूट जाता है
और सच्चाई बताता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फ़ोन पर बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने कहा था कि अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ते में आ गया और सुनीता से प्यार से बात करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात में एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को पीसीओ से फ़ोन किया था ताकि उसका खुद का नंबर ना दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बिठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज कर दिया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया गया था, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में निलंबित है और सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार सोचें ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर सुनीता ने पहले ही दिन कुलदीप यादव के खिलाफ कदम उठाया होता जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी, तो शायद उसे अपनी जान और अपने परिवार की इज्जत ना गंवानी पड़ती और आज वो अपने परिवार के साथ होती। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस कहानी में आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची घटना से। धन्यवाद।